हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स फिलोसफी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि अगर देखा जाए तो हमारा क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर आपका था कूलाम का नियम तथा वैद्योचित, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात जो आपकी यूनिट फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर आपका कूलाम का नियम तथा वैद्योचित को हमने पूर्णतः 100% कंप्लीट किया है। अब उसकी जो न्यूमेरिकल रह गए तो न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे हम, वहाँ आपको 1 बाय 1 कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। दूसरी बात, आज आपका चैप्टर 2 शुरू हो रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जो आपका चैप्टर 2 है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर कर दीजिए। जब आपको पता है कि आपकी डेली शाम को 7:30 बजे क्लास चलती है, कल कुछ वजह ऐसी रह गई थी जहाँ से आप क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं जो आपका चैप्टर 2 है। चलो, तो आपके चैप्टर 2 का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक जो आपका आता है क्षेत्रफल सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। क्षेत्रफल सदिश अर्थात एरिया वेक्टर, इस तरीके से ध्यान से देखो। अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, देखो क्षेत्रफल सदिश होता है किसी भी तल के लंबवत, किसी भी तल के लंबवत कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर होता है। हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल सदिश होगा वह किसी भी तल के लंबवत कहाँ की ओर होता है? बाहर की ओर होता है। कैसे? जैसे हम बात करें इस भाग का क्षेत्रफल सदिश, तो लंबवत कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। हमने कहा इस बोर्ड का क्षेत्रफल सदिश, लंबवत कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। तो सीधी सी बात समझो कि क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। परिभाषा क्या बनेगी? आपकी स्क्रीन पर परिभाषा आ चुकी होगी, तो क्या आई है कि किसी भी तल से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश उस तल के लंबवत बाहर की ओर होता है और इसका परिमाण उस तल के क्षेत्रफल के बराबर होता। कैसे? देखो, अगर माना जाए यह कोई तल है, अर्थात यह कोई क्षेत्रफल ए है, ठीक है। तो इस तल का क्षेत्रफल हमने कितना माना? हमने ए माना, और यह इस तरीके से रखा गया बोर्ड पे, हमने ऐसे दर्शा रहे इसको, हम इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो अगर हमने इस बोर्ड पर हमने इस तल को इस तरीके दर्शाया है, तो इस तल का क्या होगा? क्षेत्रफल अभिलंब कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर। अब बाहर तो बना नहीं पाएंगे हम, तो हमने इस तरीके ऐसे बना दिया। हमने तल ए था और तल ए का क्षेत्रफल क्या होता? ए वेक्टर। क्या होगा? ए वेक्टर। और ए वेक्टर की दिशा में होता है बच्चों एन कैप। जहां बच्चों एन कैप क्या है बता रहे हैं हम, एन कैप होता है इस तल के लंबवत एकांक सदिश, तल के लंबवत एकांक सदिश। और यह जो एकांक सदिश है, यह एन कैप क्या बताता है? यह एन कैप दिशा को निरूपित करता है, दिशा को निरूपित करता है। जो तल के कैसा होता है? जो तल के लंबवत होता है, अर्थात ए वेक्टर की दिशा में, ए वेक्टर की ही दिशा में। अब सुनो, आप लोगों ने क्लास लेंथ पढ़ा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 मीटर पूर्व की ओर, 5 मीटर पूर्व की ओर। तो ये जो 5 मीटर है, यह 5 मीटर बच्चों क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। और पूर्व की ओर क्या है जी? यह दिशा होती है। क्या होती है जी? दिशा। तो परिमाण प्लस दिशा, परिमाण भी और दिशा भी है। इस तरीके से अगर बात करें यहां पर, अगर हम बात करें यहां पर, अब जो आपका ए वेक्टर होगा, लिख देना यहां पर कि यदि किसी तल का, तो यदि किसी तल का क्षेत्रफल ए तथा तल के लंबवत
एकांक सदिश एन कैफ है, क्या लिखा हुआ है जी, एन कैफ है, तब तल का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ए वेक्टर बराबर मॉड ए इंटू एन कैप। आप इसको मॉड ए क्या पर क्या है जी, ए वेक्टर का जी क्या है, ए वेक्टर का मापांक, एन कैप क्या है, तल के लंबवत एकांक सदिश। यह कंडीशन है, बताओ। तो सीधी प्रभाव समझो यहाँ से कि किसी भी तल से संबद्ध क्षेत्रफल सदिश उस तल के लंबवत कहाँ की ओर होता है, उस तल के लंबवत वार की ओर होता है, और इस तल का परिमाण उस क्षेत्रफल के बराबर होता है। किस क्षेत्रफल के, इस तल के क्षेत्रफल के बराबर। तल का क्षेत्रफल ए है और ए वेक्टर क्या है, तल के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। यह कंडीशन है। तो ए वेक्टर कितना मिला हमने, मॉड ए एन कैप, कोई भी आप देख लीजिए। याद रखो सीधी बात की जो क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत वार की ओर होता है, बस इतनी सी बात है। और अगर हम मान लें, हमने माना कि इसी तल के एक अल्पांश भाग पर एक छोटा सा भाग हमने कितना लिया, डी। हमने इस जो हमारे पास ए वेक्टर जो ए तल था, अर्थात ए एरिया का जो तल था उसके तल के हमने लघु अल्पांश में माना, क्या हमने एक छोटा अल्पांश माना हमने। अगर देखा जाए इस तरीके से, ये संपूर्ण भाग था, इस संपूर्ण भाग के से हमने किसी एक बिंदु पर माना हमने डी। अब इसका जो अब इसका इस डी का जो क्षेत्रफल कौन होगा, अवलंबवत भूमि बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो आपका डी वेक्टर है, तो यहाँ पर इस लघु अल्पांश डी का क्षेत्रफल अवलंबवत कहाँ की ओर होगा, वार की ओर डी वेक्टर। उस दिशा में क्या होता है, एन कैप। तो यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे यहाँ पर कि यदि किसी अल्पांश भाग का क्षेत्रफल, यदि किसी अल्पांश भाग या लघु क्षेत्रफल, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल डी तथा तल के लंबवत एकांक सदिश कितना एन कैप हो, तो तब तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, डी ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा डी ए एन कैप। बच्चों ये लघु के लिए आ गया, संपूर्ण का था। यह कंडीशन बताओ, इसको नोट करो पहले आप। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो, तो सीधी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है, नोट कर लिया इसको। चलो, अब हम बात करते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। किसकी बात करेंगे अब हम, घन कोण। अर्थात सॉलिड एंगल। अगर हम घन कोण की बात करें, एक सीधी सी बात समझना कि जो घन कोण क्या है, कि त्रिविमीय तल अर्थात थ्री डायमेंशनल एक तल है। तो त्रिविमीय तल में गोले के कुछ सर्किल है, सर्किल नहीं कह सकते आप, एक सॉलिड एंगल है, गोला जो गेंद हो, एक ठोस गेंद हो। तो त्रिविमीय तल में गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यह एक कोई गोला है, यह एक गोला है, और यह गोला है। तो हमने इस गोले के किसी केंद्र, हमारे पहले क्या केंद्र बनाओ जी, हमारा केंद्र O हो गया, ठीक।
गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, एक छोटा सा हमने एरिया माना यहां पर, इस एरिया के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। यह बात लघु की थी क्योंकि हमने लघुगोल 5 से माना था, इसे हमने डीए, कितना लघुगोल 5 डीए, तो आपका कोण कितना बन रहा? डी ओमेगा। अगर हम संपूर्ण की बात करेंगे, हम इस गोले के संपूर्ण केंद्र की बात, संपूर्ण की बात करें तो क्या मिलेगा हमें? ओमेगा। तो परिभाषा लोगों नोट कर इस बात को कि त्रिविमीय तल में गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने छोटा अल्पांश डी माना था हमने, और यही छोटे छोटे अल्पांशों से एक पूरा सर्कल नहीं, एक पूरा सॉलिड एंगल अर्थात एक गोला प्राप्त होता है आपको, क्योंकि हम जानते हैं गोला जो आपका है कैसा होता है? त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल। वृत्त आपका 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो यहां से प्रभाव फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से आपका फॉर्मूला बनेगा डी ओमेगा बराबर लघु के डी ओमेगा क्या घनकोण है आपका, ठीक है, डी ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग या त्रिज्या स्क्वायर लिख देना यहां पर। तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हमारे पास? डी। अब ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल डी है, तो इसका बाहरी कोण क्या होगा? क्षेत्रफल से वो कितना होगा? डीए वेक्टर, डीए वेक्टर। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए और त्रिज्या का वर्ग, हमने इसकी आर रेडियस माना हमने कि हमारे पास स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, तो डी अपॉन आर स्क्वायर। त्रिज्या हमारा निकल गया डी ओमेगा, क्या निकल गया? डी अपॉन आर स्क्वायर, डी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया? अल्प आंतरिक घनकोण। ये हमारे पास क्या है? अल्प आंतरिक घनकोण। अब संपूर्ण की बात करें, लोग क्या है? अल्प आंतरिक घनकोण। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कि संपूर्ण क्षेत्रफल से, संपूर्ण क्षेत्रफल से संपूर्ण क्षेत्रफल से केंद्र पर आंतरिक घनकोण। चूंकि बात अब संपूर्ण की आ रही है, किसकी बात आ रही है? संपूर्ण की। अगर बात संपूर्ण की आती है, जानते फिजिक्स में नियम होता है, यदि आपको लघु की जानकारी हो और अगर संपूर्ण निकालना हो, क्या करते हो? समाकलन करते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ओमेगा इंटीग्रेशन डी अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसका समाकलन देखा जाए तो कितना हो जाएगा? डी ओमेगा समाकलन बच्चों ओमेगा होता है, और डी अपॉन आर स्क्वायर, तो आर तो समान रहेगा। देखो जो एक कांस्टेंट राशि होती है, कांस्टेंट का कभी समाकलन नहीं होता है, तो आर कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल ले रहे हैं, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा हमारे पास? डी बचा। चलो इसको साथ में करते हैं। तो डी ओमेगा समाकलन बच्चों ओमेगा हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए का समाकलन ए। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास जानते हैं कि गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान यहाँ रख दें हम, ओमेगा बराबर, तो देख आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा? ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो सीधा हमें मिला जो संपूर्ण घनकोण कितना मिला हमें? ओमेगा बराबर 4 पाई। इसके अगर मात्रा की बात करें हम, तो इसका मात्रा बच्चों क्या होता है? इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। पहले हमने एक पूरा हमारे पास गोला था,
उस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण बना था आपको डी ओमेगा, जबकि क्या है अल्पांतरित कोण, क्या है हमारे पास अल्पांतरित घनकोण है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन स्क्वायर, कोई फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे आर त्रिज्या का वर्ग। तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन स्क्वायर। तो हमने अल्प जानकारी ज्ञात कर लिया। अब हमें संपूर्ण उस गोले का संपूर्ण घनकोण, तो संपूर्ण के लिए हमने क्या किया, यहाँ से अवकलन समाकलन किया। समाकलन, अब जो सर्किल है, गोला क्या होता है, इस गोला दर्शाता है कि समाकलन संपूर्ण का है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, तो डी ओमेगा ओमेगा समाकलन डी ए का ए, क्योंकि आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया था हमने, तो ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात गोले का वॉल्यूम कितना होता है, ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट किया हमने, आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा बराबर क्या मिला हमें, ओमेगा बराबर मिला हमें 4 पाई। तो हमारे पास क्या है, संपूर्ण घनकोण, क्या हमारे पास है, संपूर्ण घनकोण। अगर मान लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और यहां पर है, जो तो लघु के लिए हो गया। अब एक पॉइंट यहां पर टॉपिक आता है कि अगर माना जाए किस तरीके से था, और जिसका क्या हो गया, जिसका आर वेक्टर हो गया, क्या है रे, एकांक, इस आर वेक्टर क्या है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब देखा जाए कि अब आपका डी ओमेगा, ठीक है, पहले यहां पर ये आपका आर वेक्टर था। अब जैसे ये थोड़ा सा घूमा, रोटेट होगा, इस तरीके से, अब इसका जे आपका डीए था, तो आपका जी क्या हो गया, डीए वेक्टर, और जे आपका आर वेक्टर है इस दिशा में, तो यहां पर एंगल कितना बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। सीधा एक पॉइंट याद रखना कि डी ओमेगा बराबर जो होता है वो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्यों, आर वेक्टर की ही दिशा में यहाँ पर आपका, इससे आप जब घट को विभाजन करोगे आप, तो यहाँ मिलेगा आपको डी ए कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा डी ए साइन थीटा, इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो क्या जुड़ेगा, केवल आपको जो आर वेक्टर की ही दिशा में हो डी ए कॉस थीटा, तो डी ओमेगा मिलता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कंडीशन है। तो लिख लेना यहाँ पर कि लघु क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे यूज करेंगे। इसका यूज हम आगे करेंगे, डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर निकाला हमने, तो ओमेगा बराबर 4 पाई जो आपका संपूर्ण है, ये आपका लघु क्षेत्रफल अवयव से केंद्र पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कि जब आपका डी ए वेक्टर इस आर वेक्टर थीटा कोण बनाता है। केवल एक फॉर्मूला को इसको समझना आपको कि डी ओमेगा बराबर डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सब यानी कि जो आपका घनकोण होता है संपूर्ण के लिए कितना होता है, 4 पाई होता है। आशा करता हूं कि पूरी बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट से लिख के बता सकते हैं। जो आपका एरिया वेक्टर था, क्षेत्रफल सदिश, उससे करते प्रदर्शित ए वेक्टर से, या वहां पर एस वेक्टर ही हो सकता है, ए वेक्टर या एस वेक्टर। यहाँ पर आपका क्या है, ओमेगा, यहाँ पर आपका क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, घनकोण। ओमेगा क्या होता है, यहाँ पर घनकोण होता है। इस बात को नोट करो पहले। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आपका आगे आता है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम आगे आपसे बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। चलो वैद्युत फ्लक्स, तो जो वैद्युत फ्लक्स इतना आसान टॉपिक है, केवल आप बोर्ड पर ध्यान से देखना। हम केवल एक ग्राफ के माध्यम से ही पूरी परिभाषा को कंप्लीट कर देंगे। कैसे, देखो परिभाषा जो हम बनाते जा रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र अर्थात ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहे, समान रहे। जी हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र अर्थात ई वेक्टर, ई वेक्टर। और इस क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत, तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत आप ऐसे बता सकते थे ना, इस तरीके से ऐसे रखा गया है, यानी कि इस क्षेत्र के लंबवत एक काल्पनिक तल है, एक काल्पनिक पृष्ठ है जो क्षेत्र के लंबवत है, इस तरीके से ऐसे। तो उसको हम ऐसे बना रहे हैं बोर्ड पे, देखिए ना ध्यान से आप। ठीक है, तो क्या है जी, ये रखा कैसे गया है, ये रखा गया है क्षेत्र के लंबवत। क्योंकि यह क्षेत्र के लंबवत है तो इसका क्या होगा, इसका होगा एरिया वेक्टर, जो हमेशा कहाँ होता है, एरिया वेक्टर समझाया हमने, जो क्षेत्रफल से होता है हमेशा तल के लंबवत कहाँ की ओर होता है, वार की ओर, इस तरीके से। इसका जो है ये आपका ए वेक्टर हो गया। और इस काल्पनिक तल से, इस काल्पनिक तल से गुजरने वाली बल रेखाएं, जी वैद्युत बल रेखाएं तो हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। इस काल्पनिक तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याओं की माप को, बल रेखाओं की संख्याओं की माप को कहते क्या, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अवलंबवत किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे परिभाषा आ चुकी होगी, उसको आप कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि हाँ हम नोट करेंगे समय ज़्यादा लगेगा। हमारा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट को भलीभांति समझाना। ठीक है, तो बहुत क्लियर है। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम फाई सपेक्ष में ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा क्या, अब एक बात और समझी जाए यहाँ से। मान लिया जाए कि यह काल्पनिक तल, माना जाए कि यह, एक और बात सुनो यहाँ से, चूंकि यह तल क्षेत्र के लंबवत है, कभी भी ये सवाल आपके सामने आए, क्योंकि थीटा का मान डिपेंड करता है ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश के बीच का वनकोण। यहाँ आप खुद दिमाग लगाओ, दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के समांतर हैं, थीटा कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा, भले ही तल लंबवत रखा हो। अर्थात इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में तल भले ही लंबवत रखा हो, लेकिन तब भी थीटा आपका कितना मिलेगा, सबको 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान डिपेंड करता है ई बाई ए के बीच वनकोण। आगे समझा रहे हैं। तो माना जाए किसी तल का क्षेत्रफल सदिश, किसी तल का क्षेत्रफल सदिश एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए। तो लिख दे रहे हैं हम कि जब, फर्स्ट कंडीशन ही लिख दे रहे हैं, परिभाषा तो बन चुकी है यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा रहे हैं तरीके से। देखो, तो नंबर 1 कंडीशन, जब क्षेत्रफल सदिश एक समान, ऐसा करना, जब तल का क्षेत्रफल सदिश, जब तल का क्षेत्रफल सदिश एक समान वैद्युत क्षेत्र में या एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा वो हो जाएगा फाई सपेक्ष में इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। चूंकि ई यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा कि फाई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो यहाँ पर आपका ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर हमारे पास है क्षेत्रफल
सदिश और ए वेक्टर, सॉरी अरे जहाँ ए वेक्टर, जब जहाँ ए वेक्टर क्या है क्षेत्रफल सदिश और ई वेक्टर क्या है, सावधान यानी दुर्घटना घटी, वही बात हो गई। देखो ए वेक्टर क्या है क्षेत्रफल सदिश और ई वेक्टर क्या है वैध क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि थीटा का मान डिपेंड करता है ई, अर्थात ई वेक्टर व ए वेक्टर की मत, ई व ए के मध्य वना कोण, ई व ए के मध्य वना कोण। अब देखा यहाँ पर ई वेक्टर व ए वेक्टर आपस में कैसे समांतर हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, खुद में लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है, दो वेक्टरों का डॉट गुणन। आप लोगों ने क्लास 11 पढ़ा होगा, दो वेक्टरों का डॉट गुणन और दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन। यहाँ पर क्या है, दो वेक्टरों का डॉट गुणन जो होता है फाई सब इक्वल हो जाएगा ए कॉस थीटा। और चूंकि थीटा का मान ई व ए के बीच बना कोण, तो आपस में क्या है दूसरे के समांतर है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। बताओ ई भी इस तरह है, ए भी इस तरह, कैसा आपस में दूसरे के समांतर, थीटा 0। तो फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल हो जाएगा ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो सीधा क्या मिलेगा हमें यहाँ से ई इंटू ए। यह कंडीशन हमारी होती है वैद्युत फ्लक्स की। हमने पहले से ही परिभाषा में इस बात को रखा है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के क्षेत्र के अवलंबवत, यानी कि परिभाषा में ही हमने काल्पनिक तल को क्षेत्र के लंबवत रख दिया। तो वहाँ कंडीशन क्या मिला हमें, फाई इक्वल टू मिला ई ए। अगर यह तल अर्थात इस तल का क्षेत्रफल मान लिया जाए, तल ए तल है और ए वेक्टर क्या है, ए क्या है तल का क्षेत्रफल और ए वेक्टर क्या है तल के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। तो अब माना जाए कि इस तल के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण बनाए, तो कितना यहाँ पर आपका ए वेक्टर है, तो क्या है ए वेक्टर और ई वेक्टर थीटा कोण बनाना, फॉर्मूला क्या होगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो बात क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1 तो हो गया, सेकंड पॉइंट समझा जाए। यहाँ पर देखा जाए जब ये फर्स्ट कंडीशन का हो गया और ये सेकंड कंडीशन, हुआ अरे बन जाओ। देखा जाए कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक तल को क्षेत्र के समांतर रखा गया है। आपको समझो, जब ये लंबवत था तब अधिक संख्या, आप सुनो, जैसे कहीं जल का प्रवाह हो रहा हो, कहीं जल की धारा प्रवाहित हो रही हो, आप वहाँ पर कोई यानी कि इस तरीके से चादर, लोहे की चादर लेके आए, ठीक है, आपने उस चादर को ऐसे लगा दिया, धारा प्रवाह ऐसे हो रहा है, आपने बीच में ऐसे लगा दिया, तो प्रवाह अधिक रुकेगा, अर्थात धारा रुकेगी नहीं रुकेगी, अधिक मात्रा में रुकेगी। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे लगा दिया तो प्रवाह कैसा हो जाएगा, कम होगा नहीं होगा, अर्थात जब कंडीशन लंबवत थी तो वहाँ मैक्सिमम प्राप्त होगा आपको। अब समांतर रख दिया आपने इस तरीके से ऐसे, यानी कि इस तरीके से ऐसे रखा गया, इस तरीके से, तो बहुत ही कम संख्या में बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इस तरह का क्या होगा क्षेत्रफल अवलंबित कहाँ पर होगा, भार की ओर, तो जो भार की ओर हो गया कितना होगा ए वेक्टर, जी आपका ई वेक्टर है। अब बताओ क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर वैद्युत तीव्रता होगी, आपस में कैसे हैं लंबवत, अर्थ 90। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर थर्ड कंडीशन, जब तल, सुना ध्यान से यहाँ पर, जब तल या क्या है ये काल्पनिक पृष्ठ, जब काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, कौन रखा हो, तल रखा हो, किसके समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर देख के हाल 0 नहीं लगा देना, क्योंकि थीटा का मान डिपेंड करता है ई बाई ए के बीच वना कोण। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास फाई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, ये कॉस थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 90 अंश, तो फाई ये कॉस 0 और कॉस 90
और cos 90 कितना होता है 0, तो पूरा आपको फाई ई क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यानी कि बहुत ही कम संख्या में बल रेखाएं गुजर रही, अर्थात मिनिमम कितना 0 हो गया। अर्थात एक भी जब तल को जैसे ही समांतर रखा गया है, जब तल को उस वैध क्षेत्र के समांतर रखा गया है, तो उस कंडीशन में उसमें से एक भी बल रेखा गुजर कर नहीं जा रही है, अर्थात फाई कितना मिला यहाँ से 0। और जब तल को लंबवत रखा गया तो उस कंडीशन में आपका बल रेखाएं अधिकतम संख्या में थी, अर्थात वहाँ पर क्या था मैक्सिमम था, या मैक्सिमम या मिनिमम है, यह कंडीशन हो गई। तो इतनी सी बात रखो ध्यान से, केवल परिभाषा को समझो, परिभाषा से कॉन्सेप्ट को समझा हमने। किसी एक समान वैध क्षेत्र में क्षेत्र के अवलंबवत किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैध बल रेखाओं की संख्याओं की माप को क्या कहते हैं वैध फ्लक्स कहते हैं। इससे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या मिला हमें, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये क्या लिखा हुआ है, दो वेक्टरों को डॉट गुणन। अगर इतना प्रोसेस भी ना करते तो हम समझ लेते कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है, दो वेक्टरों का डॉट गुणन, अर्थात ई कॉस थीटा, थीटा हमारा 0 हो गया, तो ई कब है कंडीशन में, जब लंबवत रखा हो, लंबवत थीटा कोण पर और समांतर, लंबवत थीटा कोण पर और समांतर। जब तल लंबवत हो, जब तल समांतर हो, और जब तल का क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण बनाए, यह कंडीशन है। बताओ यहां से बात क्लियर हो चुकी, अब भी किसी पे कोई डाउट है? चलो, अगर एक बात मानी जाए, एक बात तो समझा जाए, जी तो निकाल लिया। अगर मैं इसके माने, अभी आप लोगों को आगे पढ़ा था, अगर इसका हमने छोटा सा अल्पांश मांगना, टोटल ए है, छोटा अल्पांश हमने डी ए माना, और इस डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, हमने इस पूरा एरिया ए था, इस एरिया का हमने छोटा अल्पांश कितना माना, हम डी ए, तो इस डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, चूंकि डी ए मान तो इसका बाहर की ओर क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, डी ए वेक्टर होगा। तो यहाँ से देखोगे आप, लिख देना इस बात को, जब देख रहे आ रहा कि नहीं आ रहा इसमें, चलो ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर कि लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, लघु की बात कर रहा, तो डी फाई से बीच में ई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, या आप इसे लिख सकते हो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर इसी प्रकार से हम संपूर्ण की बात करें, हम किसकी बात करें, हम संपूर्ण की बात करें, तो यहाँ लिख देना आप, यहाँ लिख दे रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल अवयव से, संपूर्ण क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसकी बात कर, संपूर्ण की। हमेशा याद रखना कि जो नियम होता है कि जब लघु की जानकारी हो और संपूर्ण जानकारी, क्या करते हैं वहां से इंटीग्रेशन, समाकलन। तो इंटीग्रेशन डी फाई सब एच में इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जी हो जाएगा। चाहे इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा देना आप इसमें, ठीक है, ई डी को लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ तक हमने बात की लघु की और संपूर्ण की, जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यहाँ यूज आएंगे इसके बाद। तो वहाँ एक पॉइंट बताया था डी ओमेगा के बराबर डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो शुरुआत हमने क्षेत्रफल सदिश से की थी, घनकोण हो गया, वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब एक बात इसके मात्रक और समझ लो ध्यान से, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। चलो यहाँ इसके मात्रक यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके अगर मात्रक की बात करें, मात्रक की बात करें तो ई इंटू ए, तो तीव्रता मात्रा न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल मात्रा मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक और मात्रक होता है, जिसे मैंने पढ़ा था
वोल्ट प्रति मीटर, किसका पढ़ा था, तीव्रता मात्रा पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या मिला यहाँ से में वोल्ट मीटर, क्या मिला यहाँ से, लिख देना आप लोग, सही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर, दो मात्रा हो गए। राशि कैसी है, अगर राशि की बात करें तो राशि की अगर हम बात करें, पहली बात आप लोगों ने जाना होगा, एक बात सुनो कि दो वेक्टरों के डॉट गुणन से हमेशा हमें एक राशि अदिश प्राप्त होती है, और ठीक उसी प्रकार से दो वेक्टरों के क्रॉस गुणन से हमें हमेशा एक राशि सदिश प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दो वेक्टरों का डॉट गुणन है, तो राशि कैसे प्राप्त होगी आपको, एक राशि अदिश प्राप्त होगी, कैसी मिलेगी, अदिश। विमा निकाल लो यहाँ से, बल की हुआ mL(T-K2), कूलाम की हुआ 80, मीटर की हुआ L2। तो अब देख रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ से हो जाएगा mL(3T-K2) बटे 80। और जब 80 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको mL(3T-K3) और A-K1, जो ऊपर जाएगा नेगेटिव नहीं हो जाएगा, तो इस प्रकार से mL(3T-K1). यहाँ से हमने इसके मात्रक, विमा, राशि और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिल दिया है कि कहीं कॉन्सेप्ट ऐसा मिलेगा नहीं आपको, कंफर्म देख लेना आप जाके, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं मिल जाए आपको। तो बात क्लियर थी बात। तो हमने समझा पहले क्षेत्रफल सदिश, दूसरी बात समझा हमने घनकोण, तीसरा क्या समझा हमने, आपका क्या पढ़ा था, वैद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय, और उसी का वहाँ पर एक फॉर्मूला व्यंजन निकालेंगे कि phi सब इक्वल टू Q/ε0। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा सीख सके। ठीक है, इतनी जिम्मेदारी आप लोग समझा करो, जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी इतनी मेहनत मेरे लिए करा करो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।